हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। तो आज इसकी एक बार रिवाइज करा देते हैं दोबारा इसको कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन कैसे करते हैं। तो मैंने ये प्रायोगिक सत्यापन के लिए परिपथ व्यवस्था बनाई है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक सत्यापन की जो व्यवस्था होती है, परिपथ व्यवस्था होती है, उसमें एक निर्वातित कांच या क्वार्टज की नली होती है। ये निर्वातित कांच या क्वार्टज की नली है जिसके दोनों ओर दो इलेक्ट्रॉन लगी होती हैं। एक कैथोड है, एक एनोड है। ये उत्सर्जक प्लेट होती है और ये संग्राहक प्लेट होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोमीटर के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। इसमें एक विभव विभाजक होता है, एक बैटरी और एक कुंजी। वोल्टता को मापने के लिए, परिपथ में उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं और परिपथ में आरोपित विभवांतर देने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं। हम आरोपित विभवांतर को विभव विभाजक की सहायता से परिवर्तित कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने कल आपको व्यवस्था बताई थी। इसे द्विपरिवर्तक कुंजी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके द्वारा कैथोड के सापेक्ष एनोड को आप धन विभव भी दे सकते हैं, ऋण विभव भी दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को आप बैटरी के धन से भी जोड़ सकते हैं और बैटरी के ऋण से भी जोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं द्विपरिवर्तक कुंजी, कम्यूटेटर कहते हैं द्विपरिवर्तक कुंजी। यहाँ तक मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात करेंगे कि ये इसमें जो प्रकाश विद्युत धारा बहती है, मैंने बताया कि जब प्रकाश आपतित करते हैं, प्रकाश विद्युत धारा बहती है तो वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। या प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता के बारे में बात करें तो प्रकाश विद्युत धारा तीन चीजों पर निर्भर करती है। पहली विभवांतर पर निर्भरता, दूसरी होती है तीव्रता पर निर्भरता और तीसरी होती है आवृत्ति पर निर्भरता। मैंने कल आपको बताया था थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज करो क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम परिपथ जोड़ देते हैं। परिपथ जोड़ने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विभवांतर पर निर्भरता का अध्ययन करेंगे कि यदि विभवांतर को परिवर्तित बैटरी के द्वारा यदि विभवांतर को परिवर्तित किया जाए, बैटरी विभवांतर आरोपित करेगी और विभव विभाजक क्या करेगा, विभवांतर को परिवर्तित करेगा। घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यदि हम क्या करें, विभवांतर को परिवर्तित करें और तीव्रता और आवृत्ति को नियत रखें, तीव्रता नहीं बदले ना आवृत्ति बदले, तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, हम क्या करते हैं, प्रकाश विद्युत धारा और एनोड पर जो विभव दिया है, एनोड पे जो बैटरी के द्वारा विभव आरोपित किया है, उसके मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आरोपित शुरुआत में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आरोपित विभवांतर बैटरी से दिया हुआ विभवांतर शून्य है, फिर भी परिपथ में अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा बहती है। मैंने y अक्ष पे लिया है प्रकाश विद्युत धारा को और x अक्ष पे क्या लिया है, विभवांतर को लिया है। तो जब विभवांतर शून्य है तो ये इतने मान की अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा परिपथ में बहती है। ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ कैथोड के पास बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है जिनकी गतिज ऊर्जा स्वयं की गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक है, वो आसानी से कहां पहुंच जाते हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं। एनोड क्या है, पॉजिटिव होती है, कैथोड क्या है, नेगेटिव होती है। तो क्या होता है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होते हैं तो विभवांतर फर्स्ट ऑफ ऑल शून्य है ही, तो फिर भी परिपथ में क्या है, अल्पमान की विद्युत धारा प्रवाहित, प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे जैसे विभव किसकी सहायता से, विभव विभाजक की सहायता से जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाते हैं, एनोड पे जो विभव आरोपित किया है आपने बैटरी के द्वारा, जैसे जैसे उसका मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है और प्रकाश विद्युत धारा का मान एक
उसके बाद प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत हो जाता है। क्या होता है? नियत हो जाता है। आप उसके बाद कितना भी विभव बढ़ाओ, कितना भी विभवांतर आरोपित करो, ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा का मान आगे नहीं बढ़ेगा, एक नियत मान प्राप्त हो जाएगा। और जो नियत मान प्रकाश विद्युत धारा का प्राप्त होगा उसको कहते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आवृत्ति को और तीव्रता को क्या रखा है? नियत रखा है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होगी और एक सीमा पे वृद्धि होना रुक जाएगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। और ये प्रकाश विद्युत धारा क्या कहलाएगी? संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहलाएगी। आप इसके बाद कितना भी विभवांतर बढ़ाओ प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने बात की थी कि जब कैथोड के सापेक्ष एनोड का विभव बढ़ाया जाता है, लेकिन इसके विपरीत यदि बात करूं मैं कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋण विभव दूं, मतलब ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक विभवांतर का मान बढ़ाऊं। कैसे बढ़ाएंगे? ठीक परिवर्तक कुंजी की सहायता से कैथोड और एनोड हैं इनकी ध्रुवता को बदल देंगे। पहले जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उसे नेगेटिव से जोड़ देंगे, जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से। कहने का मतलब एनोड हमेशा किस होनी चाहिए? माइनस पर होनी चाहिए। कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋणात्मक विभव पर रखेंगे और ऋणात्मक दिशा में मतलब विपरीत दिशा में विभवांतर को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे विपरीत दिशा में विभवांतर को बढ़ाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी धारा प्राप्त हुई है जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक है इलेक्ट्रॉनों की। लेकिन जैसे जैसे ऋणात्मक विभवांतर को बढ़ाया जाता है, ठीक है, ऋणात्मक विभवांतर को मंदक विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदक विभव भी कहते हैं। ऋणात्मक जो विभवांतर है उसे मंदक विभव भी कहते हैं। तो ऋणात्मक विभव को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो अब प्रकाश विद्युत धारा के मान में पहले वृद्धि हो रही थी, अब प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी होने लगती है। और एक निश्चित वोल्टता पर, एक निश्चित विभव पर, एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जिस निश्चित वोल्टता पर, विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उस वोल्टता को कहते हैं, उस वोल्टता को निरोधी विभव कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है अंतक विभव। क्या नाम है इसका? अंतक विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है। मैंने पहले बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? अंतक विभव क्या होगा? कैथोड के सापेक्ष, इसके सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ तक बात कल हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। लेकिन इसके बाद भी थोड़ी सी बात इनके बारे में कर दिया था कि तीव्रता पे, तो विभवांतर पे तो आपको कंप्लीट हो गया कि विभवांतर आरोपित विभवांतर बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है और एक नियत मान में रहती है, जिसे क्या कहते हैं? संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विभवांतर घटाते हैं, ठीक है, ऋणात्मक विभवांतर आरोपित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी होती है और प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है? एक वोल्टता पर, एक विभव पर शून्य हो जाता है। उस विभव को क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, अंतक विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीव्रता पर निर्भरता। प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत धारा है, तीव्रता पर किस प्रकार निर्भर करेगी? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? आवृत्ति के एक नियत मान पर, आवृत्ति को क्या करेंगे? इसमें आवृत्ति को कर देंगे नियत, एक नियत आवृत्ति पर आवृत्ति नियत करी और प्रकाश की क्या बढ़ाएंगे? तीव्रता बढ़ाएंगे। प्रकाश की तीव्रता में हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करते हैं तो हम देखते हैं कि परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है। जो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बह रही है उसके मान में भी वृद्धि होने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की
होती है और अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाते हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल आई से क्या है, किसके समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। यदि तीव्रता में और प्रकाश विद्युत धारा में ग्राफ आरेख खींचा जाए तो आरेख प्राप्त होगा, आई स्मॉल आई एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। समझ में आएगा? ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती है, तीव्रता के समानुपाती। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, अधिक से अधिक संख्या में फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे और कहां पहुंचेंगे, एनोड पर पहुंचेंगे, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, यहां मैंने आपको ग्राफ बना के बताया है। मैंने तीन विभिन्न तीव्रताओं का, मैंने तीन तीव्रता ली, API3, API2 और API1। ये तीव्रताओं का प्रकाश, विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश किया और तीनों के लिए मैंने, ठीक है, वक्र खींचा या प्रकाश विद्युत धारा ली। तो हमने क्या देखा कि तीनों तीव्रताओं के लिए विरोधी विभव का मान समान प्राप्त होता है, लेकिन प्रकाश विद्युत धारा का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अधिक तीव्रता के लिए संतृप्ति धारा अधिक होती है और कम तीव्रता के लिए संतृप्ति धारा कम होती है। कहने का मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकला है कि तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्ति या संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन तीव्रता किस पे निर्भर नहीं करती, निरोधी विभव पर निर्भर नहीं करती। निरोधी विभव पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। मान लिया कि जैसे कि 1 वाट का कोई बल्ब है, ठीक है, 1 वाट का प्रकाश स्रोत है, 1 वाट तीव्रता है उसकी, ठीक है, और एक है आपका 5 वाट का, इसके लिए पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल, विरोधी विभव है -1 वोल्ट, तो इसके लिए कितना होगा, -1 वोल्ट ही होगा। कितना होगा, -1 वोल्ट ही होगा। विरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बात आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा किस प्रकार निर्भर करती है। देखो यहाँ से एक बार उठा लेना, इसको फिर मिटा देंगे, इसको बना लेना, एक बार चित्र बनाना चाहते हो। हाँ, नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे हम कि प्रकाश विद्युत धारा की आवृत्ति पर निर्भरता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। आप देखो भाई, यदि हम तीव्रता की बात करें तो देखो तीव्रता की यदि हम बात करें तो देखो मैंने लिखा हुआ तीव्रता पर निर्भरता। तीसरा जो पॉइंट है वो है तीव्रता आवृत्ति पर निर्भरता। किसकी, प्रकाश विद्युत धारा की। तो देखो जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते हैं, किसकी, प्रकाश की आवृत्ति हम बढ़ाते हैं, लेकिन किसको नियत करेंगे, तीव्रता नियत रहने देंगे। तीव्रता को कर दिया नियत, तीव्रता नियत रहेगी। यहाँ से जो हमने प्रकाश आपतित किया है, इसलिए एक आपतित करने की खिड़की है, जिससे हम प्रकाश, कांच की बनी हुई खिड़की है जिससे हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं कहाँ, कैथोड पर। यदि इसकी तीव्रता बढ़ाएं, आवृत्ति बढ़ाएं, तीव्रता क्या रखें, नियत, तीव्रता को नियत रख दें, आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि आवृत्ति बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनके वेग में वृद्धि होती है। किस वृद्धि होती है,
से, और रोकेगा क्या, जो इन इलेक्ट्रॉनों की यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए उनकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा है इन इलेक्ट्रॉनों की यहाँ से जो यहाँ तक गए, इनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, यदि इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य, किस कौन का द्वारा कार्य, निरोधी विभव के द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के इधर नहीं, इधर कार्य हो रहा है निरोधी विभव द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य होता है EV0। ई इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है, और V0 क्या है बताओ, निरोधी विभव है। यदि निरोधी विभव के द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य गतिज अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पहुंच पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे क्या होगा, जब गति नहीं करेंगे तो प्रकाश में तो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा वेग अधिकतम होगा तो 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर में EV0। ठीक है, m क्या है, m आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है, v मैक्सिमम क्या है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और e इलेक्ट्रॉन पर क्या है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V0 क्या है आपका, V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। कहने का मतलब निरोधी विभव के द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी रोके जा सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है निरोधी विभव के लिए। हम बात कर रहे थे आवृत्ति की, तो आवृत्ति की मैंने बात की कि आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जो आवृत्ति है उसका सीधा संबंध आवृत्ति का किससे है, निरोधी विभव से। किससे है, निरोधी विभव से है। देखो, जब आवृत्ति बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का वेग बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा भैया, निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है आवृत्ति किस पे निर्भर करती है, निरोधी विभव पे निर्भर करती है, या कह सकते हैं निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर। तीव्रता के साथ निरोधी विभव का कोई संबंध नहीं होता है। निरोधी विभव किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये तो आप दिमाग में रखी लो। तीव्रता बढ़ा रहे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, और यदि आवृत्ति बढ़ा रहे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उसके निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाता है। समझ में आ गई होगी सबके। ठीक है, तो यदि मैं कई आवृत्तियों का प्रकाश आपतित करूं, मान लिया मैंने 3 आवृत्ति ली, पहले बता चुका हूं मैं, ν1 ली, एक ली ν2 और एक ली ν3, और यहाँ ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1। अब यदि मैं प्रकाश विद्युत धारा
उसकी तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका ये जो प्रयोग है ये पूरा हो जाता है। इसके बाद में आते हैं, इससे क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक सत्यापन से प्राप्त निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष कुछ नहीं है, आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ निष्कर्ष की बात करें तो इससे क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, निष्कर्षों की बात कर लेते हैं। देखो पहली आप बात कर लेते हैं क्या हुआ, क्या होता है कि पहला निष्कर्ष क्या होता है। पहला निष्कर्ष है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, कौन सी प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की, ये धातु है भैया, और इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसकी धातु का अवलाक्षित गुण है दहलीय आवृत्ति, उसकी दहलीय आवृत्ति है न्यू नॉट। कितनी है, न्यू नॉट। और जो आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं इस पे, उसकी आवृत्ति है न्यू। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या इसका निकला कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, न्यू, ग्रेटर देन है न्यू नॉट, दहलीय आवृत्ति से अधिक है, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति ग्रेटर देन दहलीय आवृत्ति, यदि जो प्रकाश आपने आपतित किया है उसकी आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसा होगा, तात्क्षणिक होगा। कैसा होगा, तात्क्षणिक होगा। तात्क्षणिक उत्सर्जन का मतलब है कोई भी समय नहीं लगेगा। जैसे ही आपने प्रकाश आपतित किया तुरंत ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बहुत कम समय लगता है, और समय लगता है लगभग 10⁻⁻⁹ सेकंड का समय लगेगा। कोई भी काल पश्चता नहीं होगी, तात्क्षणिक उत्सर्जन होता है। तो पहला ये निष्कर्ष निकल के आया कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू मानिए मैंने, दहलीय आवृत्ति न्यू नॉट से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तात्क्षणिक होगा, कोई भी समय नहीं लगेगा। आप प्रकाश आपतित करने में और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कोई भी समय पश्चता नहीं होगी। लगभग 10⁻⁹ सेकंड का समय लगेगा, जो बहुत ही कम है। इसे आप तात्क्षणिक उत्सर्जन कह सकते हैं कि तुरंत उत्सर्जित हुआ है इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने प्रकाश डाला तुरंत इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, दूसरा निष्कर्ष निकला कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, ठीक है, कम है किससे, दहलीय आवृत्ति से। समझ में आई बात, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तो भैया आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कम है, दहलीय आवृत्ति से कम है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। चाहे तीव्रता कितनी भी बढ़ा लो, कितनी भी तीव्रता अधिक हो, यदि दहलीय आवृत्ति से आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं होगा। फिर चाहे आप तीव्रता कितनी भी अधिक रखो। समझ में आ गया होगा आपके। तीसरा जो पॉइंट है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है
फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य से अधिकतम होती है। कितनी होती है? अधिकतम होती है। सभी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, शून्य और अधिकतम के मध्य होती है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ है, किसी इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ है। ठीक है, तो किसी की कुछ गतिज ऊर्जा होगी, किसी की कुछ गतिज ऊर्जा होगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए हैं उनकी गतिज ऊर्जा शून्य से लेकर कहां तक होती है? अधिकतम तक होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होती है। ये तीसरा निष्कर्ष है इसका। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा निष्कर्ष क्या है? देखो, तीन तो आपको समझ में आ गए होंगे। पहली बात, धैर्य आवृत्ति, आप प्रकाश की आवृत्ति धैर्य आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यदि आपके प्रकाश की आवृत्ति धैर्य आवृत्ति से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और उत्सर्जन में कोई भी कालपशता या समयपशता नहीं होगा, कोई भी समयपशता नहीं होगी, तात्क्षणिक उत्सर्जन होगा। 10⁻⁹ सेकंड का समय लगेगा उत्सर्जन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि आपके प्रकाश की आवृत्ति धैर्य आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितनी भी बढ़ा लो। ये तो है ही कि जो उत्सर्जन के लिए आवृत्ति किस बराबर होनी चाहिए? धैर्य आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। तीसरा निष्कर्ष क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य से अधिकतम तक होती है। ठीक है, किसी की शून्य होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ, वो वेग पर डिपेंड करता है। सबके समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट करके देखो, चौथा पॉइंट है, यहीं से निष्कर्ष निकला है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि ऋणात्मक एनोड को दिए गए एनोड को दिए गए ऋणात्मक विभव द्वारा एनोड को दिए गए ऋणात्मक विभव द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन भी रोके जा सकते हैं। अधिकतम गतिज ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन भी रोके जा सकते हैं। ठीक है, और जिस वोल्टेज पर प्रकाश धारा का मान शून्य होता है उसे क्या कहेंगे? निरोधी विभव कहेंगे, अंतक विभव कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एनोड को ऋणात्मक विभव देकर और अधिकतम ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है उसको भी क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है निरोधी विभव। ठीक है, निरोधी विभव आवृत्ति पर रेखीय रूप से निर्भर करता है। जो निरोधी विभव है आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है? रेखीय रूप से निर्भर करता है। कहने का मतलब आवृत्ति बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, और निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गई होगी। छठवां जो पॉइंट है इसका निष्कर्ष में वो है निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। समझ में आई होगी सबके? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक सत्यापन से प्राप्त निष्कर्ष थे।
6 पॉइंट लिखाए। जो आपकी कॉपी में एक आध पॉइंट नहीं लिखा हुआ है तो उसको लिख लेना। जैसे कि मैं बताऊं कि गतिज ऊर्जा वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 से अधिकतम तक होती है, ये लिख लेना। एक पॉइंट ये नहीं लिखा हुआ है कि निरोधी विभव आवृत्ति पर रेखीय रूप से निर्भर करता है, इसको लिख लेना। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, इसको लिख लेना। 3-4 पॉइंट वहां लिखे हुए हैं, बाकी के जो नहीं है उनको आप लिख लेना। सबके समझ में आ रहा होगा। आप बताना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चलो देखो आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन खत्म हो गया है, आगे बात करेंगे। देखो तो अगला अपना टॉपिक है जो 2020 में पिछली बार अभी क्वेश्चन आ चुका है। टॉपिक क्या है? 2020 में क्वेश्चन आ चुका है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता। अभी आया है 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ऐसे आया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा, समझाइए। तो कैसे कैसे असफल रहा बताना है आपको। कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण तरंग सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। तो देखो आपको पता है कि तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। और यहां लिखता हूं मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को बताता है। कौन सी प्रकृति बताता है? तरंगीय प्रकृति। ये बताता है तरंगीय प्रकृति को। और तरंग सिद्धांत है कि कौन सी प्रकृति बताता है? तरंगीय प्रकृति। और प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो बताता है कणीय। कौन सी प्रकृति को? कणीय। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश एक तरंग है और उसने अपने सिद्धांत में अपवर्तन परावर्तन इनकी व्याख्या की है। अपवर्तन परावर्तन ध्रुवण व्यतिकरण इन सब की व्याख्या की है तरंग सिद्धांत में। प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसको उसके द्वारा अपवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है तो कैसी प्रकृति लेनी है? कणीय प्रकृति होनी चाहिए। कैसी प्रकृति होनी चाहिए? कणीय प्रकृति। भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है प्रकाश कण है। क्या है? कण है। तो देखो यदि ये दोनों चीज एक ही, दोनों प्रकाश के बारे में बता रहे हैं, प्रकाश की जो प्रकृति है, तो यदि हम इससे व्याख्या करें तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें तो नहीं कर सकते। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके क्या क्या कारण थे और वो जो तरंग सिद्धांत है क्यों असफल रहा था उसके बारे में हम आपके लिए बताएंगे। एक एक पॉइंट बताऊंगा। देखो इसके कुछ पॉइंट हैं तो देखो पहला पॉइंट
प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। प्रकाश के त्वरण सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है, प्रकाश के त्वरण सिद्धांत के अनुसार प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंग। कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो देखो, प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं तो तरंगों का आयाम होता है। मान लिया इसका आयाम है E0। कितना है? विद्युत क्षेत्र होता है E, और इसका समीकरण में बनाऊं तो इसका समीकरण बन जाता है विद्युत क्षेत्र के लिए E बराबर में E0 sin ओमेगा t। ये समीकरण बनता है और ये क्या है? इसका आयाम। ठीक है। और 11th क्लास में मैंने आपको बताया है कि तीव्रता आयाम के वर्ग की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो तीव्रता I समानुपाती होगी E0 के वर्ग। हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर रहे हैं, और तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा था। उसके क्या कारण है? उसका पहला कारण आपको बता रहा हूं कि प्रकाश है, प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश, इन तरंगों का आयाम होगा, आयाम में मान लीजिए E0 है। कितना है? E0 है। और तरंग का आयाम, तरंग की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग की क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। मैंने ये आपको फॉर्मूला दिया था, I समानुपाती a स्क्वायर आयाम के वर्ग की क्या होगी? समानुपाती होगी। तो यहाँ पे यदि हम आपतित प्रकाश की, कौन प्रकाश की? आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तीव्रता, यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगा भैया? आयाम बढ़ेगा। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगा? आयाम बढ़ेगा। आयाम बढ़ेगा तो तरंग की ऊर्जा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ऊर्जा बढ़ेगी। जब आयाम बढ़ेगा तो जो तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, अधिक ऊर्जा संचित कर सकती है। नहीं आया सर? दोबारा देखो, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, तीव्रता बढ़ाई जाए तो तरंग क्या बढ़ेगा? आयाम बढ़ेगा। और आयाम बढ़ेगा, तरंग अधिक ऊर्जा संचित कर सकता है। ऊर्जा बढ़ेगी। जब ऊर्जा बढ़ेगी तो इस ऊर्जा को, जब प्रकाश तरंग को, ठीक है, किसी धातु पर आपतित किया जाए, किसी धातु पर आपतित किया जाए तो ऊर्जा बढ़ी उसकी, तो अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। ठीक है। दोबारा देखो, आयाम बढ़ा, ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी तो जो अधिक ऊर्जा का प्रकाश आपने आपतित किया उससे वो जो प्रकाश है अपनी ऊर्जा को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इलेक्ट्रॉन की भी गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। ये तरंग सिद्धांत कहता है कि यदि आप तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव से ये पता चला कि तीव्रता बढ़ाने पर ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तीव्रता बढ़ाने पर ऊर्जा नहीं बढ़ती है। केवल क्या बढ़ता है? फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। तरंग सिद्धांत कह रहा है कि तीव्रता बढ़ रही है तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कहता है, अभी बताया मैंने, तीव्रता बढ़ाने पर केवल फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है,
यदि प्रकाश एक तरंग है, यदि प्रकाश एक तरंग है तो तरंग की तीव्रता बढ़ाने पर आयाम में वृद्धि होती है और आयाम में वृद्धि होने से प्रकाश तरंग अधिक ऊर्जा संचित करेगी, जिससे यदि किसी धातु के पृष्ठ पर इसको आपतित किया जाए तो अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। लेकिन प्रेक्षित मतलब प्रयोग से क्या है हमने प्रेक्षित तथ्य इसके विपरीत प्राप्त होते हैं, अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ना कि गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर ये सिद्धांत फेल हो गया था व्याख्या करने में, तरंग सिद्धांत प्रकाश प्रभाव की व्याख्या करने में क्या हुआ था, फेल हो गया था। ये पहला पॉइंट था आपका कि तरंग सिद्धांत कहता है कि भाई तीव्रता बढ़ाएंगे तो अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, लेकिन जो प्रेक्षण से जो प्रयोग किया हमें आपने उससे तथ्य बिल्कुल विपरीत प्राप्त हुए हैं, उसमें तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इतनी है कि वह आसानी से, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इतनी है कि वह आसानी से धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके। तरंग सिद्धांत कहता है कि यदि वह तीव्रता की ऊर्जा है, यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा इतनी है कि वह आसानी से धातु से इलेक्ट्रॉन, तीव्रता का मतलब समझे भैया ऊर्जा है, क्या है ऊर्जा। यदि आपतित प्रकाश, जो आप प्रकाश ये धातु है इसमें जो आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं, यदि उस प्रकाश की तीव्रता इतनी है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन, मतलब ऊर्जा, इतनी ऊर्जा है उस प्रकाश के पास कि आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाए, बाहर आ जाए। समझ में आई होगी तरंग सिद्धांत कह रहा है इस बात को, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो। लेकिन भाई तरंग सिद्धांत कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा या तीव्रता इतनी है कि आसानी से धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, चाहे फिर प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, लेकिन तथ्य इसके विपरीत प्राप्त होते हैं। आपने देखा है जब तक दहली आवृत्ति नहीं होगी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर तरंग सिद्धांत फेल हो गया था, व्याख्या करने में। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जो आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं, यदि उसकी ऊर्जा इतनी है, तीव्रता इतनी है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सके, चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, हमने कोई मतलब नहीं आवृत्ति से, लेकिन प्रयोगों से पता चला कि जब तक आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर तरंग सिद्धांत फेल हो गया था। किसकी व्याख्या करने में? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में। ये दूसरा पॉइंट है इसका। ठीक है। तीसरा क्या कारण है इसका व्याख्या करने में असफल रहा था? तीसरा जो कारण है इसका, तीसरा कारण देखो भाई, तीसरा जो कारण है,
तीसरा कारण क्या है कि जब आप, ये कोई धातु है, जब आप धातु के पृष्ठ पर, जब आप धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करेंगे तो प्रकाश ऊर्जा धातु के पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी। ऐसे पहले कि आपने प्रकाश आपतित किया, पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त हो, जितने भी क्षेत्रफल पर आप मान लिया कि ये धातु है और इस धातु पर आप इस पूरे क्षेत्रफल पे प्रकाश ऊर्जा आपतित करें, प्रकाश आपतित करें, तो इस पृष्ठ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबको ऊर्जा मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि एक इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर ऊर्जा मिलेगी, सबको ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा जब सबको मिलेगी, तो जब ऊर्जा मिलेगी तो ये सभी इलेक्ट्रॉन, धातु के इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करने में, अवशोषण करने में, ऊर्जा का अवशोषण करने में कुछ समय लगाएंगे, कुछ समय लगाएंगे, अवशोषण करेंगे और कुछ समय बाद कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये कहता है तरंग सिद्धांत, कहता है इस बात को। तरंग सिद्धांत क्या कहता है, दोबारा सुनो, कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश ऊर्जा आपतित की जाती है तो धातु के पृष्ठ पर सभी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है। इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, धातु की जो सतह पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण करने में कुछ ना कुछ समय लेगा और कुछ समय बाद बाहर निकलेगा। कुछ समय बाद धातु की सतह से क्या होगा, उत्सर्जित होगा। कहने का मतलब यह है कि धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, उत्सर्जित होने में कुछ ना कुछ समय लगेगा ही लगेगा। और ये समय कुछ घंटों में भी हो सकता है, इसमें हो सकता है कुछ घंटों में भी हो सकता है, ये तरंग सिद्धांत कहता है। लेकिन प्रेक्षित तथ्य बिल्कुल विपरीत प्राप्त हुए हैं। आपने जब प्रेक्षण किया, आपने प्रयोग किया, तो मैंने हमारे स्क्रप्ट में लिखाया था कि जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है तुरंत इलेक्ट्रॉन, तात्क्षणिक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है आपको कि तरंग सिद्धांत को दोनों मतभेद उत्पन्न हो गए। तरंग सिद्धांत क्या कह रहा है, तरंग सिद्धांत कह रहा है कि भाई प्रकाश ऊर्जा आप पृष्ठ पे आपतित करेंगे तो जो पृष्ठ के सभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आपसे अवशोषण करने में कुछ समय लेंगे और कुछ समय बाद धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होंगे। समझ में आई बात? कुछ समय बाद धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होंगे। जब कुछ समय बाद धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होंगे, कुछ समय लेंगे, कुछ घंटों में भी हो सकता है समय, ठीक है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव ने प्रायोगिक सत्यापन किया था, तब से बिल्कुल विपरीत प्राप्त हुए, प्रयोगों से बिल्कुल विपरीत प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जैसे ही प्रकाश आपतित किया तुरंत इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तात्क्षणिक उत्सर्जन होगा। कैसा उत्सर्जन होगा, तात्क्षणिक उत्सर्जन होगा। और वो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहता है, 10⁻⁹ सेकंड लगेंगे प्रकाश आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में। और तरंग सिद्धांत कहता है कुछ घंटे भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्या रहा था, असफल रहा था। ये कारण है। तो हम लास्ट में इसका कंक्लूजन कर सकते हैं कि तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यहाँ तक मैंने आज आपको बताया। अगली क्लास कल, अगले दिन क्लास में बताएंगे